अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चाहरों, मज़मून माहौल का मुताला, हिस्सा अव्वल, सबक नंबर 2 है जानदारों का बाहमी ताल्लुक़। ज़ेल की पहली आप यकीनन बूझ लेंगे। भरी दोपहर छाँव घनेरी, रुक जाना 2 घड़ी, तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी। इसका जवाब है बरगद का पेड़। तना इसका मोटा होता है और दाढ़ी इसकी बड़ी बड़ी, यानी ये जो जड़ें हैं इसकी इस तरह से बड़ी बड़ी जड़ें होती है। इस पहेली का जवाब बहुत आसान है। क्या आपने पहेली बूझ ली? जी हाँ। छाँव के लिए कौन सा दरख्त इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है? छाँव के लिए कौन कौन से दरख्त है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है? जैसे बरगद का पेड़, ये जो दरख्त है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह से नीम का पेड़, इमली का पेड़, जो पेड़ बड़े बड़े होते हैं और घने होते हैं, वो सब हमें घनी छाँव देते हैं और वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बताइए तो भला, माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद होते हैं। नीचे कुछ नबातात के नाम दिए हुए हैं, इनके पत्ते हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर कुछ नबातात के नाम दिए हुए हैं, जैसे पान, ढाक, मेथी, अडुलसा और किरियापात। इस तरह से इनके जो पत्ते हैं ये भी जो है तो हम इस्तेमाल करते हैं। पान का पत्ता जो है ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ढाक जो है तो ये प्लेटें बनाने के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, इसे प्लास भी कहते हैं। मेथी के पत्तों को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडुलसा जो है तो ये भी जो है तो खांसी के लिए एक दवा के तौर पर इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और किरियापात, इसका भी इस्तेमाल जो है तो इंसान अपनी ज़रूरत के लिए करता है। लंबी तरह का पत्ता होता है किरियापात, कोई भी चीज़ बांधने वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती है। हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन जैसी हमारी कई ज़रूरतें हैं। हमारी ये ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन। हवा, पानी और ग़िज़ा ये सबके लिए ज़रूरी है और मस्कन रहने के लिए घर, ये भी हर एक के लिए ज़रूरी है। और ये तमाम जो ज़रूरतें हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन, ये तमाम की तमाम हमारी ज़रूरतें माहौल से पूरी होती है। माहौल ही जो है तो हमारी ये ज़रूरतें पूरी करता है। तमाम जानदारों के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है। जितने भी जानदार हैं जिनके अंदर जान है, ऐसे जानदारों के लिए हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है और ग़िज़ा यानी खाना भी ज़रूरी है। माहौल से ही ये ज़रूरतें पूरी होती है और ये तमाम के तमाम जो ज़रूरतें हैं यह माहौल से पूरी होती है। लेकिन हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतों में फ़र्क होता है। हर इंसान की जो ज़रूरत है, हर जो जानदार है जिसके अंदर जान है, हर जानदार की ज़रूरत माहौल से पूरी होती है। लेकिन सिर्फ ज़रूरतों में फ़र्क पाया जाता है। जैसे दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है, इतने पानी से हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती। यानी चूहा जो तो कम पानी पीता है, हाथी के लिए ज़्यादा पानी दरकार होता है। थोड़ी तफरी। तितली फूलों में मौजूद मीठे रस से अपनी भूख मिटाती है। क्या मेंढक ऐसा कर सकता है? तितली जो है तो फूलों का रस चूसती है और उसका पेट भरता है। क्या मेंढक ऐसा कर सकता है क्या? जी नहीं। बकरी दरख्तों के पत्ते खाती है, क्या इसलिए शेर भी वही खाएगा? मछली पानी में सांस ले सकती है, लेकिन क्या कबूतर ऐसा कर सकेगा? पान कंस पानी में नशोनुमा पाता है, क्या इसी तरह लीमू और बैंगन भी पानी में उग सकते हैं? हर जानदार के खाने पीने में फ़र्क पाया जाता है। बताइए तो भला, मछलियाँ अगर तय कर ले कि वो पानी छोड़कर ज़मीन पर रहेंगी तो क्या वो ऐसा कर सकेंगी? अगर मछलियों ने सोच लिया कि अब हम पानी में नहीं रहना है, हमें बाहर रहना है, तो क्या मछलियाँ बाहर रह पाएंगी? जी नहीं, मछलियाँ सिर्फ पानी में ही रह सकती है। मछली को अगर पानी के बाहर निकाले तो वो
मर जाती है। आइए ये करके देखें। हिंग के 2 खाली डिब्बे ले, इनको 1 और 2 नंबर दे। 2 डिब्बे लेना है खाली डिब्बे, इस तरह से इसको 1 नंबर देना है और दूसरे डिब्बे को 2 नंबर देना है। इनमें इतनी मिट्टी डालिए कि वो पौंड भर जाए। बीज बोने के लिए पानी डालकर मिट्टी को मुनासिब हद तक गीली कीजिए। दोनों में जो है तो पौंड डिब्बा थोड़ा सा खाली, पानी समा इतनी जगह छोड़नी है। इस तरह से पौंड डिब्बा जो है तो दोनों डिब्बों में मिट्टी भरना है और इसमें बीज डालना है हमें। अखवा निकले हुए मटकी के 2 बीज इन दोनों डिब्बों में बो दीजिए। जो मटकी को जो अखवा निकलता है तो ऐसे 2 बीज जो है तो दोनों डिब्बे में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इस तरह से दोनों डिब्बों में बीज डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद में दोनों डिब्बे में अखवा निकले हुए मटकी के बीज डाल देना है। डिब्बा नंबर 1 को रोज़ाना सिर्फ 1 मरतबा 2 चमचे पानी दीजिए। डिब्बा नंबर 1 को जो है तो रोज़ाना सिर्फ 1 मरतबा 2 चमचे पानी देना है और डिब्बा नंबर 2 को रोज़ाना 4 मरतबा 4 चमचे पानी दीजिए। ये अमल 6 दिन तक करना है आप लोगों को। इसे सिर्फ 2 चमचे पानी देना है और इसे 4 चमचे पानी देना है। इससे आपको क्या मालूम हुआ? डिब्बा नंबर 1 का पौधा ठीक से नशोनुमा पा गया है, लेकिन डिब्बा नंबर 2 का पौधा सड़ने लगा। इसे हम मुनासिब पानी दे रहे थे, इसलिए इसकी नशोनुमा अच्छे से हो गई, लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया जा रहा था, इसलिए ये पौधा सड़ गया। इससे क्या जाहिर होता है? जो नबातात आबी नबातात नहीं होते वो दलदली ज़मीन में नहीं रह सकते। ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने पर वो सड़ जाते हैं। जो पौधे जो होते आबी नबातात नहीं होते, यानी पानी के पौधे नहीं होते, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया जाए तो वो पौधे सड़ जाते हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। जहाँ पर उनकी ज़रूरतें पूरी होती है वहीं पर वो परवरिश पाते हैं। शेर को ही देख लीजिए। शेर को ही लीजिए। शेर के जिस्म पर पट्टे होते हैं। शिकार के लिए घास में छुपकर घात लगाता है। शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को शेर का पता नहीं चलता। घास के खित्ते में हरन, नीलगाय, जंगली बैल जैसे हैवानात होते हैं। भूख लगने पर शेर उन्हें खाकर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी न सूखने वाले पनघट का करीब होना और इस इलाके में घनी झाड़ियाँ और ऊंची घास या पहाड़ी गार का होना भी ज़रूरी है, ताकि मस्कन के लिए शेर को ठिकाना मिल सके। जहाँ ये तमाम सहूलतें पाई जाती वहीं शेरों के ठिकाने होते हैं। शेर के जिस्म पर जो है इस तरह से जो पट्टे बने हुए थे, ये जो है तो जब झाड़ी में छुप जाता है तो इन पट्टों की वजह से शिकार को पता नहीं चलता कि यहाँ पर शेर है। इस तरह से इन शेर के जिस्म की वजह से भी उसकी हिफाजत होती है। और जहाँ पर शेर ये जंगली जो जानवर है, जंगली हैवान, हरन, नीलगाय, जंगली बैल वगैरह, इन्हें खाकर जो है तो अपना पेट, इनका शिकार करता है और इन्हें खाकर अपना पेट भरता है। और पनघट यानी जो जहाँ पर पानी पाया जाता है, पनघट यानी पानी पीने की जो जगह होती है उसे पनघट कहा जाता है। और जहाँ पर पनघट होते हैं वहीं पर जो है तो पनघट, ऊंची घनी झाड़ियाँ जहाँ पर होती है वहीं पर जो है तो ये शेर पाए जाते हैं। गार, पनघट, घनी झाड़ियाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर जो है तो ये शेर पाए जाते हैं। गार में शेर को रहने के लिए मस्कन मिल जाता है। बताइए तो भला इंसान को रेशम कहाँ से हासिल होता है? इंसान को जो रेशम है वो कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े से। बंदरों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह होता है? परिंदों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह होता है? दीमक से दरख्त खोखला हो जाए तो क्या होता है? तमाम सवालात के जवाब जो है तो आपको सोचकर अक्स करने हैं कि इनसे बंदरों को दरख्तों का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा होगा बंदरों को दरख्तों से। बंदर जो है तो दरख्तों पर ही रहते हैं और परिंदे भी जो है तो ये दरख्तों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। और दीमक यानी कीड़ा लगने से जो दरख्त है खोखला हो जाता है और उसकी लकड़ी खराब हो जाती है।
इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है, उनकी अच्छी तरह देखभाल करता है, उनको ग़िज़ा पानी देता है, जानवर बीमार हो जाए तो उनका इलाज करता है। देखो इंसान हम जो है तो कुछ पालतू जानवर पालते हैं, जैसे मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, ये जो है तो हम पालते हैं। और कुछ जो जानवर है इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पालता है, जैसे गाय और बकरी पालता है तो इन दोनों से हमें दूध मिलता है। इसी तरह से मुर्गी पालता है, मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं। इस तरह से जो इंसान जानवर पालता है और जानवर पालने के साथ साथ वो जानवरों से मोहब्बत भी करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको खाना देता है, पानी देता है, अगर वो बीमार हो जाए तो उनका इलाज भी कराता है। इन जानवरों से भी इंसान को कई चीज़ें हासिल होती है। दूध, गोश्त, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया इनको जानवरों से ही मिलती है। अगर गाय अगर पालेंगे तो उससे दूध मिलता है, गाय भैंस अगर पाले तो इंसान को उससे दूध मिलता है। इसी तरह से गोश्त भी मिलता है। और इसी तरह अगर मुर्गी पाला तो मुर्गी से अंडे भी हमें मिलते हैं। कुछ जानवर बोझ उठाने, बार बर्दारी और गाड़ियाँ खींचने के काम आते हैं। कुछ जो जानवर है वो बोझ उठाने के काम आते हैं, जैसे बैल जो होते हैं बैलगाड़ी खींचते हैं, सामान उठाते हैं। इसी तरह से घोड़ा, ऊँट, ये जो है तो बार बर्दारी के लिए इंसान के काम आते हैं। ज़राअत जैसे सख्त मेहनत के काम करने के लिए भी वो पालतू जानवरों से मदद लेता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है, भेड़ से इंसान को ऊन हासिल होता है। पालतू जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं पालतू जानवरों के फासिद मादे फुजला भी इंसान के लिए मुफीद होते हैं? जैसे इनके जो फासिद मादे हैं, गोबर वगैरह जो होते हैं, ये भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। गाय और भैंस के गोबर से जो है तो उपले बनाए जाते हैं और ये उपले, गोबर के जो उपले हैं सुखाए जाते हैं और सुखाने के बाद में इसे चूल्हे वगैरह जलाए जाते हैं। उपले एहतिराक पजीर होते हैं। कई देही इलाकों में उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उपलों के जलने से धुआं पैदा होता है। गाय और भैंस के गोबर से एहतिराक पजीर गोबर गैस तैयार की जाती है। जिस तरह से हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, इसी तरह से गोबर गैस भी गाय और भैंस के गोबर से तैयार की जाती है। इस गैस के जलने से धुआं पैदा नहीं होता, इसे भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के घरों को लीपने के लिए गोबर का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के जो घर है ये लीपने के लिए भी जो है तो गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। गाय भैंस के गोबर से गोबर खाद, बकरियों और भेड़ियों की मेंगनियों से मेंगनी खाद तैयार होती है। किसान ये खाद खेती में इस्तेमाल करते हैं। जानवर हमारे दोस्त। इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है, इसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमें हैवानात अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से नबातात यानी पेड़ पौधे भी जो है तो वो उसकी भी हमें ज़रूरत होती है। अनाज, सब्जियां, फल वगैरह इंसान को नबातात इससे हासिल होते हैं। हम जो अनाज, गेहूँ, चावल वगैरह खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब हमें नबातात से ही मिलते हैं। जितने जानवर हैवानात ज़रूरी है उतने नबातात भी हमारे लिए ज़रूरी है। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ मौके पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हमें फूल भी नबातात ही से हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से मिलती है। फूल, कपास वगैरह ये सब हमें नबातात से हासिल होती है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाले नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीके से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें ठीक से पानी मिले, ज़रूरत के मुताबिक खाद देते हैं। कीड़ों से बचाने के लिए कीड़ेमार दवाओं का छिड़काव भी करते हैं। जो नबातात हमारे लिए ज़रूरी होती है हम उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देती है और हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौल इससे हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है।
माहौल के दूसरे जानदारों को, माहौल के जो दूसरे जानदार हैं उनको जो ग़िज़ा हासिल होती है, खाना हासिल होता है, ये अपने माहौल से ही हासिल होता है। गिरगिट को अगर भूख लगती है तो वो कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हिरण को खाता है। बकरियां भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती है। गाय भैंस घास खाती है। तमाम जानदारों को इनकी ग़िज़ा माहौल से हासिल होती है। ये तमाम जो जानदार है, शेर है, गिरगिट है, बकरियां है, गाय है, भैंस है, सांप है, इन सब को जो ग़िज़ा मिलती है ये सब अपने माहौल से ही मिलती है। माहौल में ही जो है तो सबकी ग़िज़ा अलग अलग तरीके की पाई जाती है। नया लफ्ज़ सीखिए, शजरी हैवानात। शजरी हैवानात, शजर के मानी है दरख्त। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात जानवरों को शजरी हैवानात कहते हैं। तो जो हैवानात दरख्तों पर रहते हैं उन्हें शजरी हैवानात कहते हैं। शजर यानी दरख्त और हैवानात यानी ये जो हैवानात होते हैं, ये जो दरख्तों पर होते हैं, जो जानवर वगैरह, तो इसे शजरी हैवानात कहते हैं। बंदर और गिलहरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर, ये देखो ये बंदर और ये गिलहरी, ये बंदर है और ये गिलहरी है, ये दोनों भी जो होते हैं ये दरख्तों पर ही रहते हैं। इससे इनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से उन्हें दुश्मनों से अपनी हिफाजत करना आसान हो जाता है। जब ये दरख्तों पर रहते हैं तो किसी दूसरे दुश्मनों से हिफाजत करना उनके लिए आसान होता है। इसके अलावा फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं, उन्हें शजरी हैवान कहते हैं। ये जो है तो बंदर और गिलहरी जो होते हैं ये शजरी हैवान हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो जिंदा रहते हैं, इन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीके से मदद भी करते हैं। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं, उनके फासिद मादे के ज़रिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं, इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो जानदार है शजरी हैवानात, ये जो फल वगैरह खाते हैं ये दूसरी तरफ जाकर भी खाते हैं जहाँ पर वो उनके बीज वगैरह गिरा देते हैं, जिसकी वजह से माहौल में और भी नए दरख्त पैदा होते हैं। क्या आप जानते हैं भैंस की पीठ पर बगला बैठता है? आपने देखे होंगे अगर कभी इस तरह से भैंस अगर कहीं घास में अगर घास खा रही होती है तो उसके पीठ पर इस तरह से बगला बैठा हुआ होता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये देखते हैं हम। घास के इलाके में भैंस चरती है, इस वक्त इसकी पीठ पर बगला आ बैठता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नित्य नए किस्म के कीड़े एक किस्म के बगले की ग़िज़ा है। ये घासों में जो होता है अलग अलग किस्म के कीड़े होते हैं और वो जो कीड़े हैं ये बगलों की ग़िज़ा है। ये बगले वो कीड़े खाते हैं। जो बगलों को घास में ठीक तरह से नज़र नहीं आते, इसलिए बगला उन्हें पकड़ नहीं सकता। इसी घास में भैंस चरती है। चरते हुए वो कदम आगे बढ़ाती है। इसका पैर जहाँ पड़ता है आसपास के कीड़े घबराकर उड़ते हैं। भैंस पर बैठा हुआ बगला उन्हें आसानी से पकड़कर खा जाता है। अच्छी है ना ये तरकीब? ये जो बगलों की ग़िज़ा है वो कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े हैं, ये जो घास के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं वो बगलों की ग़िज़ा है। लेकिन जो है तो बगले को कीड़े बहुत बारीक होते हैं, वो घास के अंदर नज़र नहीं आते। लेकिन जब ये भैंस घास खाती है और घास खाते हुए जैसे जैसे आगे आगे कदम बढ़ाती है तो भैंस का पैर पड़ने की वजह से वो कीड़े फ़ौरन उड़ते हैं और वो बगलों को दिखाई देते हैं और बगले वो कीड़े खा लेते हैं। तो इसीलिए जो है तो जब भी भैंस घास में चरती हुई होती है, घास खा रही होती है, घास खाती है, तो उस वक्त ये बगले भैंस की पीठ पर बैठते हैं और वो कीड़े खाते हैं। मौसम के लिहाज से जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ मालूमात हासिल कीजिए। आम के दरख्तों पर जो फूल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साल के किस महीने में आम के दरख्तों पर फूल आते हैं? ये मालूमात आप लोगों को हासिल करनी है। कौन से मौसम में आम का फल आता है? गर्मी के मौसम में। क्या बरगद के दरख्त पर साल भर पत्ते रहते हैं? बारिश में हर तरफ नजर आने वाले मेंढक गर्मा में नजर क्यों नहीं आते? जामुन किस मौसम में आते हैं? बारिश का मौसम चल रहा है। जामुन किस मौसम में आते हैं? अभी बारिश का मौसम जारी है और आप लोग देख रहे हैं हर तरफ जामुन दिखाई देते हैं, यानी जामुन बारिश के मौसम में आते हैं। और बारिश में हर तरफ नजर आने वाले मेंढक गर्मा में क्यों नजर नहीं आती? ये आपको इसका जवाब तलाश करना है।
हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा जैसे मौसम है। गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है। इस वक्त हम सूती कपड़े पहनते हैं, पानी भी ज़्यादा पीते हैं। बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए छतरी या इल्ला इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रेनकोट भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बारिश के मौसम में जो है तो हिफाजत के लिए इस तरह का जो ये पोते का बना हुआ इल्ला या रेनकोट या फिर छतरी इस्तेमाल करते हैं। सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसम का असर होता है, इसी तरह दूसरे जानदारों पर भी इसका असर होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नज़र आती है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में बहुत से दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, इनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने होते जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से उनकी हिफाजत होती है। भेड़ों, कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोश में तो बालों का बढ़ना साफ नजर आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की इब्तिदा होती है। इन फूलों को मोर या बोर कहते हैं। नया लफ्ज सीखिए, कोम्पल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियां। ये पत्तियां सुर्खी माइल होती है, बढ़ने के साथ साथ उनका रंग हरा हो जाता है। जब दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं तो वो लाल रंग के जो होते हैं पत्ते वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते हैं वो उनका रंग हरा होता जाता है। फरवरी का महीना ख़त्म होते होते सर्दी में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है। सरमा ख़त्म होकर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन इसी वक्त दरख्तों की कोम्पलें फूटती है। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नर्म और नाजुक कोम्पलें नजर आती है। कोयल की सुरीली आवाज़ भी कई जगह सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। गर्मी के जो मौसम में बाज़ार में आम और तरबूज जो तो बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं, दस्तयाब होते हैं। ये इन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त है, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है। सबसे ज़्यादा जो है तो आम महाराष्ट्र में कोकन के इलाके में पाए जाते हैं। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों के ढलवानों पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बूंदे लगे हुए होते हैं। जून महीने में आसमान पर हर तरफ काले बादल नजर आते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब तक बाजार में कटहल, करवंदे और जामुन मिलते हैं। घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होती ही उनमें अफवाह निकलता है। घास और दूसरी चंद नबातात बढ़ने लगती है। अतराफ में हर तरफ सब्जा आंखों को ठंडक पहुंचाता है। कभी कभी शाम में 7 रंगों की कौसी कज़ा भी नजर आती है। बारिश के मौसम में हर तरफ बारिश होने की वजह से घास फूस उगने लगती है, जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली नजर आती है। जब धूप में बारिश होती है तो उस वक्त जो है तो कौसे कज़ा नजर आती है। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नजर आते हैं। कभी कभी एक सुर में उनकी टर्टर सुनाई देती है। बारिश खत्म होती हुई दोबारा सरमा का मौसम आ जाता है। ठंड बढ़ जाती है, जिससे मेंढकों को तकलीफ होती है। वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। उनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 महीने तक होती है। जैसे बारिश शुरू होती है, बारिश के मौसम में हर तरफ मेंढक नजर आते हैं, लेकिन जब दोबारा जो है तो सर्दी का मौसम आ जाता है और ठंड बढ़ जाती है, तो इससे मेंढकों को तकलीफ होती है। तो ये जो मेंढक है ये ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं और ये 7 से 8 महीने तक के सोए हुए रहते हैं। अनाज के लिए हम खेती पर मुनहसर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में खेती के मखसूस काम किए जाते हैं। हमने क्या सीखा? हमारी और दूसरे जानदारों की ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती है। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ
होती है। हर किस्म के जानदार की जो ज़रूरतें हैं वो माहौल से ही पूरी होती है। बंदर और गिलहरी शजरी हैवानात हैं, ये दोनों जो हैं दरख्तों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें शजरी हैवानात कहा जाता है। इनको दरख्तों की वजह से सहारा और ग़िज़ा मिलती है। इनके फासिद मादे के ज़रिए इस दरख्त के बीज हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नई जगह पर दरख्त उगते हैं। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के जानवरों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। जो जानदार है जहाँ पर उसकी ज़रूरतों का सामान मुहैया होगा, मुयस्सर होगा, वहीं पर जो है तो ये जानदार पाए जाते हैं। शेर की ज़रूरतें घास के इलाके में पूरी होती है, इसलिए शेर घास के इलाके में पाया जाता है। जो नबातात आबी नबातात नहीं होते वो दलदली इलाकों में नशोनुमा नहीं पाते। मौसम की तब्दीली का जानदारों पर असर होता रहता है। सरमा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और जिन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं और वो घने हो जाते हैं। जिन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं वो और घने हो जाते हैं। मौसम गर्मा यानी गर्मी की इब्तिदा में दरख्तों की कोंपलें फूटती है। बरसात में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। मेंढक दिखाई देते हैं। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं। इस तरह से हमने जानदारों के बाहमी ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ इस सबक में मालूमात हासिल किए। किस तरह से हर जानदार जो है तो एक दूसरे पर मुनहसर है और किस तरह से माहौल में उसकी ज़रूरतें पूरी होती है।